IndiCube Spaces to launch 7,000 million rupees public offering on July 23rd. IndiCube Spaces Limited is set to open its 7,000 million rupees initial public offering on July 23rd, 2025, with a price band of 225 rupees to 237 rupees per equity share. The offering includes a fresh issue and offer for sale by promoters Rishi Das and Meghna Agarwal. Key company leaders, including the co-founders and CFO, addressed the media in Ahmedabad, highlighting the IndiCube's growth trajectory and plans for national expansion. Eligible employees will receive a 22 rupees per share discount, and applications will follow the ASBA process. Report बिल्कुल online. Space Limited press conference under Rishi અને આપ સૌનું સ્વાગત છે. કંપની આશરે લગભગ 14 સિટીઝમાં પોતાના 100 સેન્ટર ધરાવે છે અને કંપની ટોટલ મેનેજ વર્કિંગ સ્પેસમાં એક જ છત નીચે વિવિધ પ્રકારની ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે, જેમ કે કોવર્કિંગ સ્પેસ, ઓફિસીસ, ફૂડ એન્ડ બેવરેજીસ અને બીજા જે કંઈ બી સંસાધનો એક ઓફિસમાં જોતા હોય એ એક જ છત નીચે પ્રોવાઈડ કરે છે. આજે આપણી સાથે જે કંપનીના મહાનુભાવો છે એમાં કંપનીના કો ફાઉન્ડર, ચેરમેન અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર શ્રી ઋષિ દાસ છે, જે આઈઆઈએમ ગ્રુપની નાગરિક છે. શ્રી મેઘના અગ્રવાલજી છે, કંપનીના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર અને એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર. આપણી સાથે છે શ્રી પવન જૈનજી, કંપનીના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર. विकास अग्रवाल जी, कंपनी का हेड इन्वेस्टमेंट रिलेशन અને વામસી કૃષ્ણ, શ્રી એવીપી માર્કેટિંગ. આઈપીઓની માહિતી આપું તો આઈપીઓ બુધવાર 23 જુલાઈ ચાલુ થશે અને શુક્રવાર 25મી જુલાઈ આઈપીઓ ક્લોઝ થાય છે. આવતીકાલ મંગળવારે એકદમ પબ્લિક થશે. આઈપીઓની સાઇઝ છે 700 કરોડ, જેમાં 650 કરોડ ફ્રેશ ઓફર છે અને 50 કરોડનું ઓએફએસ. કંપનીની फेस वैल्यू ₹1 निश्चित છે. પ્રાઇસ બેન્ડ છે ₹225 થી ₹237. QIP 75% છે, 15% વેચે નહીં છે અને 10% રિટેલ છે. હવે હું શ્રી ઋષિદાસજીને કહીશ કે કંપનીનું પ્રેઝન્ટેશન. થેન્ક यू. हमारा स्ट्रैटेजी ये है कि जिस तरीके का मार्केट है, अगर हम पूरा बंगला में ऑपरेट कर रहे हैं या दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे स्टार्टअप्स भी हैं, वहाँ पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भी हैं, तो डिफरेंट प्राइस पॉइंट के प्रोडक्ट्स चाहिए. तो वी आर नॉट मैरिड टू वन साइड. हमारे पास में 20-25 हज़ार की बिल्डिंग भी होगी, हमारे पास एक रेनोवेटेड बिल्डिंग भी होगी और हमारे पास में बीकेसी जैसी जगह पे एक नई बिल्डिंग भी होगी जो कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर अफोर्ड कर सकते हैं. तो वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. एज अ रिजल्ट हमारे क्लाइंट्स में स्टार्टअप भी हैं, जीसीसी भी हैं. एक चीज़ होती है. दूसरी चीज़ ये है, जैसे अगर आप ऐसे सोचिए कि अगर आप एक बैंक है और एक आप बहुत लार्ज कंपनी को रीच आउट करते हैं, तो आप जाके उस कंपनी को नहीं बोल सकते कि आप हमको अपना सेविंग और करंट अकाउंट का बिजनेस दे दीजिए. वो बिजनेस सब लोग चाहते हैं. तो इनवेरिएबली होता क्या है, बड़ी कंपनी आपको पहले बोलेगी ये चीज़ मेरा ठीक नहीं है कि आप इसको कर सकते हो. जब बैंक उसको सॉल्व करेगा तो धीरे धीरे 3 से 5 साल में बैंक ये कह सकता है कि हम आपके प्रेफर्ड बैंक हैं. तो लार्ज एंटरप्राइजेस को जब हम रीच आउट करते हैं, तो मेघना का पॉइंट ये जाके नहीं कहते कि हमारे 115 सेंटर है, आप बताइए इसमें से कौन सी 2 जगह है जहाँ पे हम आपको स्पेस दे सकते हैं. हम उनसे जाके बोलते हैं कि आप आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपका 10 मिलियन स्क्वायर फीट का पोर्टफोलियो है इंडिया में, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. तो इनवेरिएबली कस्टमर हमको पहले वो चीज़ देता है जो खुद नहीं सॉल्व कर पा रहा है, उसका मेन पॉइंट है. धीरे धीरे करके 3 से 5 साल में हम लोग एक लार्ज अकाउंट को डेवलप करते हैं. तो वो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं. प्लस क्या है, जैसे अगर आप टेलीकॉम की एनालॉजी लीजिए तो वहाँ पे एक आप तरफ आपका सब्सक्राइबर बेस होता है, एक तरफ आपका ARPU होता है. हमारे बिजनेस में जो सब्सक्राइबर बेस है वो स्क्वायर फुटेज है और ARPU जो है वो पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू है. तो कितनी ज़्यादा रियल एस्टेट हम एक्वायर कर सकते हैं. मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग में गए, उसने कहा कि हमारा फूड का प्रॉब्लम है, कैन आई सॉल्व दैट प्रॉब्लम. हम फूड से स्टार्ट किए, पर धीरे धीरे करके वो बोलता है अच्छा मैं एक नया सेंटर खोलने वाला हूँ, वहाँ भी जगह दे दूँगा, या आपने फूड अच्छा दे दिया, मुझे ट्रांसपोर्ट भी दे दो. तो कंटिन्यूसली फोकस इस बात पे है कि स्क्वायर फुटेज को बढ़ाया जाए और स्क्वायर पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू बढ़ाया जाए. प्लस एक और हमारा मॉडल है कॉर्नरस्टोन. तो हमने बहुत बड़े स्केल पे पुरानी बिल्डिंग्स को लेकर रेनोवेट भी किया है. एग्जाम्पल के तौर पे आप अभी नरीमन पॉइंट देखिए. 10 साल 12 साल पहले हर आदमी नरीमन पॉइंट पे जाना चाहता था, लेकिन जब से मेट्रो और सारे कंस्ट्रक्शन हुए नहीं जा रहे लोग. अब कोस्टल रोड चालू हो गई है, मेट्रो चालू हो जाएगा
आफ्टर दैट यू विल सी नरीमन पॉइंट एरिया विल अगेन कम बैक टू लाइफ। इंडिया में जैसे जैसे सिटी सेंटर्स में मेट्रो आती जा रही है, हर सिटी में सिटी सेंटर्स फिर से लोग प्रेफर कर रहे हैं। अब सिटी सेंटर में आप पुरानी बिल्डिंग्स को गिरा के नहीं बना सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम प्लान बहुत छोटे हैं या लॉज बहुत चेंज हो गए हैं, तो पुरानी बिल्डिंग्स को रेनोवेट करना एक बहुत बड़ी नीड है और स्कोप भी है। तो हमारी 30% बिल्डिंग्स जो है वो रेनोवेटेड बिल्डिंग्स है। अब हमने क्या किया, जैसे हमारे एयरपोर्ट्स में अदानी जी कर रहे हैं, आप देखिए ही इज टेकिंग अप ओल्ड एयरपोर्ट्स एंड अपग्रेडिंग देम टू गुड न्यू एयरपोर्ट। और इसीलिए शायद लास्ट के 10 सालों में इंडिया 50 मतलब डबल कर पाया है अपने एयरपोर्ट्स को। तो हम लोग बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स को जाके ऐसे टेक ओवर कर रहे हैं, जहाँ पे लैंडलॉर्ड से बिल्डिंग को एज इज वेयर कंडीशन में ले रहे हैं। उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको ग्रीन बिल्डिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसमें सारी एमिनिटीज़ को डेवलप करके सुविधाओं को तब हम उसको मार्केट में दोबारा फिर से लॉन्च कर रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट हमारा कॉर्नरस्टोन है और इसमें काफ़ी सारी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो सप्लाई साइड से हमारे फोकस ये है कि जो इंडिया में करीब CBRE डेटा के हिसाब से आप देखेंगे तो 1 बिलियन स्क्वायर फीट रियल एस्टेट है और इसमें करीब 70 से 80 मिलियन हर साल ऐड हो रहा है। तो हमारी फिलॉसफी ये है कि पूरा 1 बिलियन स्क्वायर फीट है, हम इसको कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि जो 70 मिलियन ऐड हो रहा है उसी पे फोकस करें। तो पुराने को नए में तब्दील करना प्लस जो बना हुआ है उसके अंदर हम और क्या एक्स्ट्रा ऑफर कर सकते हैं। और ये बिजनेस जा कहाँ रहा है, मतलब लोग पूछते हैं कि एंटरप्राइज सेक्टर कहाँ देखते हो। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आज आप कोई भी बड़ा बैंक देखिए तो उसने अपना IT पूरा का पूरा, उसके हजारों ब्रांचेज है, रीजनल ऑफिस है, अपना पूरा IT 1 या 2 फर्म को आउटसोर्स किया हुआ है, टोटल आउटसोर्सिंग की हुई है। ये बिजनेस वहीं जा रहा है जहाँ पे कस्टमर बोलेगा मेरे पास 10 मिलियन स्क्वायर फीट जगह है, मेरे पास 2000 ब्रांचेज है, 6 रीजनल ऑफिस है, हेड ऑफिस है, क्या एक ऐसा ऑपरेटर मिल सकता है जो ये इंश्योर करे कि मेरी सारी ब्रांचेज में सेम टाइप ऑफिस सर्वर हो, मेरे सारे ब्रांचेज में एक ही टाइप का एक्सेस कंट्रोल सिस्टम चलता हो और कंसिस्टेंसी हो और कंट्रोल हो। अगर मैं CFO हूँ तो क्या मैं बॉम्बे में बैठ के देख सकता हूँ कि मेरा टी कॉफ़ी कंजम्पशन या वाटर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है पैन इंडिया, या मैं सिक्योरिटी स्टाफ हूँ 7 बजे शाम को मुझे देखना हो कि मेरे ऑफिस में कितने लेडी स्टाफ अभी भी काम कर रहे हैं, तो वो मैं डैशबोर्ड पे देख सकूँ। तो जो कंसिस्टेंसी कंट्रोल है, जिस तरह से बैंक्स ने IT के आउटसोर्स करके किया है, उसी तरह से लोग ऑफिस स्पेसेस को आउटसोर्स करके करते जा रहे हैं। तो ये हमारा स्ट्रेटजी है कि वी आर इंटीग्रेटेड वर्कस्पेस सॉल्यूशंस कंपनी, वी फॉलो द टैलेंट, वी लुक एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स ओवर देयर एंड ट्राई टू प्रोवाइड एज मच सर्विसेज एज वी कैन। एक क्विक ग्लांस पे आप देखेंगे, लेफ्ट साइड पे मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। हमारे करीब 770 क्लाइंट्स हैं और हमारा जो डायरेक्ट सोर्सिंग है इट्स अबाउट क्लोज टू 60%। तो वी हैव इन हाउस टीम हु वर्क्स इन द डायरेक्ट सोर्सिंग एंड उसमें भी जो पार्शियल है, जो क्लाइंट्स आते हैं हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स मूव करते हैं। सो फॉर एग्जांपल दैट इज व्हाट हब एंड स्पोक मॉडल इज ऑल अबाउट, कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर टेक्स मोर सीट्स फ्रॉम अस and then move in the same micro market. So if you are in, for example, Andheri, so Andheri may they would like to move in same Andheri micro market, but they will not move to Bandra. So same micro market में expansion हमारे existing clients से होता है, and that is why our direct sourcing is more. Our dependence on the brokers are less. 44.0% revenue centers का meaning है कि एक ही client हमारे multi center leads लेते हैं. That this data was 30%. That means कि from 30%, 44% of my clients are taking space with us because वो experience same चाहिए, and that adds to the stickiness. Like we are phone call away. अच्छा आप भी मुझे जयपुर में space चाहिए because already my clients in Bangalore and Chennai, or within Bangalore if they want a multi-center deal. This percentage has been increasing for the past historical data. फाइनेंशियल नंबर डिस्क्लोज करते हैं, 3 इयर्स का हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। 23, 24, 25 के नंबर्स आपको RHP में दिखेंगे। 23 फाइनेंशियल ईयर हमारा ट्रांजिशन पीरियड था, जो कि ICAP अकाउंटिंग से हम लोग इंडियस अकाउंटिंग में मूव हुए। तो यहाँ पे ये जितना भी डिटेल है जो स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, पेज नंबर 400 पर रेफर किया जा सकता है, पेज नंबर 400 ऑफ RHP। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो पहला कॉलम जो है वो गैप के नंबर्स हैं, और वहाँ से हमारे ऑडिटर्स ने इंडियस के ट्रांजिशन के लिए इस नंबर्स को किस तरह से ये वर्कआउट हुए हैं और प्रेजेंट किया है वो यहाँ लिखा है। अगर हम लोग रेवेन्यू देखें, 595 करोड़ का रेवेन्यू एज पर गैप था, इंडियस के हिसाब से वही रेवेन्यू 601 करोड़ है। और हम लोग उसके बाद अगर देखते हैं तो इसमें एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, एम्प्लॉई एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिनेंस कॉस्ट, डिप्रिशिएशन, अदर एक्सपेंसेस पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं। इसमें फिनेंस कॉस्ट
एज पर आई गैप हमारा जो था और जो हमारा इंडेस के हिसाब से है फाइनेंस कॉस्ट, उसमें लगभग 177 करोड़ का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि गैप में जो कॉस्ट लगभग 11 करोड़ का था, वही कॉस्ट इंक्रीज होकर के 188 करोड़ का हो गया है। एट द सेम टाइम डेप्रिसिएशन में भी इसी तरह का मूव है। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ कि किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म लीजेस जो होते हैं, इंडेस की अकाउंटिंग में उन सब एसेट्स को, उन सब लीजेस को एसेट्स काउंट किया जाता है और आरओई पे कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, राइट ऑफ यूज को। तो उन सब लीजेस को जब हम लोग एसेट पे कन्वर्ट करेंगे तो सिमिलर अमाउंट ऑफ लायबिलिटी आल्सो रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। मतलब जितनी अमाउंट की एसेट है उतनी अमाउंट की लायबिलिटी भी रिकॉर्ड की जाती है। जब कोई भी एसेट आपकी बैलेंस शीट में है तो हमें पता है कि उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, और एट द सेम टाइम जो लायबिलिटी हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की है उस लायबिलिटी पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये जो कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का है वो कैलकुलेशन इंडेस प्रोस्पेक्टिव से है, लेकिन इस इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन मतलब इंटरेस्ट का किसी भी तरह से कहीं कोई पेमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये जो इंडेस के रीजन से जो हमारा डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज लगभग 177 प्लस 242 करोड़ का है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और उसके रीजन से हमारे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो पॉजिटिव था वो मतलब चेंज होकर के नेगेटिव साइड पे चला गया है। दूसरा एक लास्ट आइटम है इसमें अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में आई गैप में ऑब्वियसली रेंटल के साथ साथ दूसरे सारे खर्चे हैं, लेकिन जब इंडेस पे कन्वर्ट होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया कि रेंटल की जगह पे उसको हम लोग राइट ऑफ यूज एसेट एंड लायबिलिटी कन्वर्ट करते हैं। तो वो रेंटल यहाँ से निकल गया है। एट द सेम टाइम जब कंपनी ने पहले अपने बिजनेस में इक्विटी रेज किया था तो वो सब इक्विटी जो था वो सीसीपीएस के नेचर में था, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। और उन सब फंड रेज की जो कंडीशन होती है, जैसे वो सब बायबैक के क्लोज होते हैं, तो उन सब रीजन से उन सब फंड रेज को इंडेस में अकाउंटिंग लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब कोई लायबिलिटी बैलेंस शीट में है तो उस पर इंटरेस्ट फेयर वैल्यू पे उसको कैलकुलेट करना पड़ता है जो सीसीपीएस से कनेक्टेड है। तो जो सीसीपीएस से कनेक्टेड लायबिलिटी है उसका फेयर वैल्यू अकाउंटिंग करने के रीजन से यहाँ पे लगभग 165 करोड़ का नेट लॉस यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जिसका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इंडेस के रीजन से अकाउंटिंग में मतलब इंडेस पे जब हम लोग अकाउंट ट्रांजिट किए फ्रॉम आई गैप, तो उस ट्रांजिशन के रीजन से यहाँ पे लॉसेस का अकाउंटिंग हुआ, और वो सब लॉसेस एक तरह से इंडेस से रिलेटेड है, ना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, और उनके चलते हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये लॉस दिख रहा है। तो इसी तरह का ट्रेंड आपको 24 और 25 में भी दिखेगा। तो इसमें अगर आप देखिए तो जो आई गैप के हिसाब से हमारा पीबीटी जो है 20.6 करोड़ का है, और 2024-25 में ही हमने इनकम टैक्स पे किया है। इनकम टैक्स एज यू नो इज अ वेरी सिंपल अकाउंटिंग थिंग, तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट है और 24-25 में भी इनकम टैक्स पे किया गया है। और जो क्रिसिल का भी आप देखिए तो रेटिंग A+ रेटिंग है जो कि लास्ट के 3 सालों में अपग्रेड हो रही है। बोरोइंग्स भी नेशनलाइज बैंक से है जो कि अदरवाइज मतलब अगर आप 3 साल में लॉस दे रहे हैं तो आई डोंट थिंक एनी बैंक विल इवन टच अस ओवर देयर। तो यहाँ पे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उस पर ध्यान दिया जाए। एंड इसके ऊपर एक और तो what we did March 25 it is explained. So March 25 मार्च 25 में नंबर उसी तरह से आप देख सकते हैं जो 23 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो फाइनेंस कॉस्ट है उसके 2 पार्ट, फाइनेंस कॉस्ट और बोरोइंग कॉस्ट जो एक्चुअल हमारा पेमेंट होता है इंटरेस्ट का, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लीज लायबिलिटी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम क्लाइंट। तो बेसिकली इंडेस अकाउंटिंग में ये इस तरह का इंटरेस्ट अकाउंटिंग होता है जिसका इम्पैक्ट जो है लगभग 303 करोड़ रुपए का है। सो इस इम्पैक्ट के रीजन से ये खर्चा यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। उसी तरह से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को देखें तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वो आपके जितने भी एसेट्स हैं उनका डेप्रिसिएशन। What is the workforce? And do you outsource your renovation and all? it's not very clear. What is the workforce that is engaged with you? So total employees you are saying? Yes. Yeah. So so we have about 620 employees. as of March we have 689 employees on our payroll,
and yes. And the last 602. For 24 it was 602, and we finished this year with 689. And we are speaking about how many buildings? Total we have now operational buildings is 115 is total buildings and 105 are operational. And so you outsource your work, Yeah, so like our renovation and all that? Yes, so basically we have two types of outsourcing. We work with a lot of contractors. Typically, a lot of them are on the labor contract, some of them are labor plus material contracts. So we outsource these works to them, but the entire program management of all these works is done by our team. That is one. Second, जितना हमारा security staff है, blue collar staff है, housekeeping है, ये सारा third party payroll पे होता है, which is through different agencies that we have. This number, what do we count? How many people as of March? So totally about 2,500 blue collar workers we have, which are on the different vendors' payrolls, which work for us. Or even though their payrolls are not managed by us, they are like our own people. और उसमें we have very strong program जहाँ पे हम लोग इन लोगों को अपने पेरोल्स पे कन्वर्ट भी करते हैं, स्पेशली जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं. ये हमारे देश की आयरनी है कि आधे से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड ग्रेजुएट और उसमें कई सारे इंजीनियर्स हैं. और अगर आप सिक्योरिटी गार्ड का रोल देखेंगे तो बड़ा ही डाइवर्स रोल होता है. वो CCTV कैमरा भी मैनेज करते हैं, वो साथ में बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते हैं, सर्विलेंस भी करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं. तो हमारा एक काफ़ी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसके तहत हम इस तरह के एम्प्लॉइज़ को अपने पेरोल में भी कन्वर्ट करते हैं. और वो हमारे लिए हमारे एडमिन के रोल्स हो गए या इस तरह के जो रोल्स हैं उसमें काम करते हैं. तो ये एट द एंड ऑफ द डे ये बिजनेस पीपल बिजनेस है और हाईटेक बिजनेस है, जैसे हॉस्पिटैलिटी में होता है. तो एम्प्लॉइज़ आर अवर बिगेस्ट एसेट और टेकिंग गुड केयर ऑफ देम, प्रमोटिंग देम, रिटेनिंग देम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे 1/3 एम्प्लॉइज, वी आर अ वेरी यंग कंपनी. 1/3 of our employees have been with us for more than 3 years. We have been adding people continuously, but good percentage of people have stayed back for 3 years. Now you were speaking about clusters, which was quite interesting. How many such clusters you have? I will not have an exact count, but I can say that like Koramangala kind of thing we have, there will be between 5 and 10 kind of a number. Like for example, if you look at Outer Ring Road in Bangalore, we will have a very similar cluster. We will have another cluster in Gindi, in Chennai. Very similar we will have in Maner, in Pune. Yeah, like that. Then we will have another cluster in and around MG Road in Bangalore itself. Yeah, 6 or 7 clusters are there. Their properties are located. Kindly like, subscribe and hit the bell for more such videos.